रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हिंदी साहित्य के सबसे पुराने साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में आज हम लेकर आए हैं सपना सिंह की संस्मरणात्मक कहानी पत्नी का भूत। माधवी गणपुले के स्वर में, शिवना प्रकाशन के सौजन्य से। रेडियो प्लेबैक इंडिया। उनके गले से ये बात किसी भी तरह नहीं उतर रही थी और वो पिछले 1 घंटे में उनको 10 बार तुम बेवकूफ हो के उलाहने से नवाज चुके थे। पापा द्वारा मम्मी को तुम बेवकूफ हो कहना इतना आम सा था कि कभी अजीब नहीं लगा, जैसे चाय बना दो, पानी दे दो, अखबार पकड़ा दो, जैसे रोजाना निरंतरता में सुने जा रहे शब्दों जैसे। पर मम्मी भी कहे जा रही थी, उनके अनुसार वो जो देख कर आ रही थी वो साधारण बात नहीं थी। यूं हंसी में कैसे उड़ा सकते थे इस बात को पापा। गुड्डी की मम्मी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही थी। गांव के प्राइमरी स्कूल की पढ़ी उनकी रिश्ते की देवरानी, जो खड़ी हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलती, कभी सिवाय भोजपुरी के वो भला अंग्रेजी बोलने लगे, कैसे संभव था? इन्हें तो हर बात हंसी में उड़ा देने की आदत है। मम्मी भुनभुनाते हुए पापा के लिए चाय बना रही थी और वो सोच में गुम थे। चाची जी अभी हफ्ते भर पहले गांव से आई थी और आते ही बीमार पड़ गई थी। कुछ अन्य मनस्क सा उनका व्यवहार हो गया था। फिर एक दिन तेज बुखार आया, डॉक्टर के यहाँ दिखाया गया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मम्मी वैसे भी उनके गांव से आते ही उनसे मिलने जाती थीं या फिर वही आ जाती थीं। इस बार कुछ ज्यादा दिन हो गए थे। फिर पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चाची जी का घर हमारे किराए के घर से बस आधा किलोमीटर की दूरी पर था। हम अंदर की गलियों से होते हुए बमुश्किल 8-10 मिनट में उनके यहाँ पहुंच जाते थे। एक पछाही कस्बे से 5 साल बिताकर जब पापा का स्थानांतरण इस पूर्वीहा जिले में हुआ था तो हम सब खुश थे। हमसे ज्यादा मम्मी खुश थीं। उन्हें उस पछाही कस्बे में कभी अपनायत नहीं लगती थी। यहाँ की बोली बानी, खान पान, लोग बाग, पहनावा सब अपना लगता। अपने ही गांव के सगे पाटीदार थे चाचा जी लोग। बस उनका आंगन दूसरा था। यहाँ सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। एक घर ही हो गया था मानो चाचा जी का घर हमारे लिए। नरेश चाचा जी अपनी पट्टी में अकेले थे तो चाची जी ही गांव का हिसाब संभालती थीं। पूरे खानदान में सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे। गांव जाती तो सभी पट्टी की बुढ़िया औरतें जो रिश्ते में उनकी सास लगती, उन्हीं के आंगन में दरबार लगाती। गुड़िया की अम्मा बड़ी सुशील है। अपनी सास तो बहुत पहले सिधार गई थी, पर वो अपने रिश्ते में लगने सभी सासों और जेठानियों का न सिर्फ आदर सत्कार करती, बल्कि जब तक गांव में रहती कभी किसी के सिर पर तेल रखती, कभी किसी का पांव दबा देती। सभी बुजुर्ग औरतों के मुंह पर उनके लिए हमेशा आशीर्वचन ही रहता। शाम की चाय तो चाची जी के घर ही होती थी। मम्मी की शादी उनसे 7 दिन बाद हुई थी। मम्मी थी शहर की लड़की, अपने जमाने में 12वीं तक पढ़ी हुई, शादी के बाद बीए भी की। और चाची जी थीं गांव के अच्छे संभ्रांत परिवार की। राज रानी सा चेहरा मोहरा, मीठी आवाज वाली, बिल्कुल दुर्गा खोटे सी भव्यता। मम्मी जो शादी के 1 महीने बाद से ही पापा के साथ नौकरी पर रहने लगी थीं, सिर्फ किसी कार्य प्रयोजन में ही गांव जाती थीं। हम सबके लिए गांव एक मजे की जगह थी।
कुछ कुछ डरावनी भी। पर चाची जी का वास्ता गांव से बराबर बना हुआ था। वो हर छुट्टियों में बच्चों के साथ गांव चली जाती। गर्मी के पूरे 2-2.5 महीने की छुट्टी वो गांव में ही बिताती। जब से पापा का ट्रांसफर इस जिले में हुआ था, तब से जब तक चाची जी का परिवार गांव में रहता, चाचा जी नियमित हमारे यहाँ खाना खाते। सुबह 10 बजे ऑफिस जाने से पहले और रात में 8 साढ़े 8 बजे आते। सुबह तो ऑफिस जाने की जल्दी रहती उन्हें, पर शाम को भी आराम से बैठते। तब तक पापा भी आ गए होते। मम्मी पापा से बातें करते, ज्यादातर मम्मी से ही। पापा तो सदा के चुप थे। फिर बड़ा होने से चाचा जी उनका सम्मान भी करते थे। चाचा जी जब खाना खाते तो हम उनको खाते देख हमें भी भूख लग जाती। खाना वो बड़े चाव से खाते थे, खूब स्वाद लेकर, तारीफ करते हुए। यही खाना हमारे पापा भिनकते हुए खाते। मम्मी कितनी भी अच्छी सब्जी बनाती, पापा को स्वाद न लगता। उन्हें दूध दही के अलावा कुछ भी नहीं भाता। इस शहर में आने के बाद हमारी होली दिवाली साथ मनती थी और इन त्योहारों का असली मजा आने लगा था। अब मम्मी कह रही थी, चाची जी पर हमारी पहली मम्मी का भूत आ गया था। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम। भूत प्रेत से हमारा सारा परिवार डरता था, यहाँ तक कि मम्मी भी खासी डरपोक थी। यहाँ से पहले हम जिस पछाही कस्बे करे में रहते थे, वहाँ पापा को जो सरकारी आवास मिला था, वो खासा भूतिया था। बड़ा सा हवेली नुमा बंगला, आंगन में आम, अमरूद, लीची, फालसा, पपीता, केला, दुनिया भर के पेड़। आंगन के कोने में लैट्रिन थी। शाम होती तो लगता पूरा बंगला भूतिया है। हम अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते थे, और शाम होने के बाद अगर लैट्रिन जाना पड़ता तो मानो एक ही यातना ही गले पड़ जाती। फिर एक साथ 3 लोग जाते। एक तो वो जिसे लैट्रिन जाना होता, और 2 लोग बाहर खड़े होने के लिए, क्योंकि कोई भी अकेला बाहर खड़ा होना नहीं चाहता था। हम भाई बहन एक दूसरे की चिरोरी करते साथ चलने को। मम्मी को भी 2 बार लैट्रिन जाने की आदत थी। पहले वो रात में जरूर जाती थी, लेकिन उस कस्बे में वो भी शाम को उजाला रहते ही भारी हो आती। वो कस्बा भूत प्रेतों की कहानियों से भरा पड़ा था। सबके पास अलग अलग कहानियां थीं। किसी के पास आंखों देखी, किसी के पास कानों सुनी। हम भूत से खूब डरते थे, लेकिन उस भूतिया बंगले में हमें कभी कोई भूत नजर नहीं आया। और अब सचमुच का भूत, वो भी अपने ही परिवार में। मम्मी कह रही थी वो आंख से देख कर आई हैं। चाची जी की लाल लाल आंखें, बिखरे बाल, मुंह से झरते धारा प्रवाह अंग्रेजी। बताओ भला, गांव की 5वीं क्लास पास चाची जी, जो कभी खड़ी हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थीं, वो भला अंग्रेजी कैसे बोल सकती थीं? पर मम्मी कह रही थी उन पर पहली मम्मी आई है। पहली मम्मी यानी पापा की पहली पत्नी। हमने घर के पुराने एल्बम में उनकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखी हैं। वैसे ही पापा और पहली मम्मी की भी है, जैसे मम्मी और पापा की है। होश संभालते ही बहुत सहज रूप में इन्हें भी एक पारिवारिक सदस्य की तरह समझ लिए थे हम लोग। शायद कभी पापा के साथ उनकी तस्वीर देखकर पूछा हो हमने, ये कौन है? जवाब में पहली मम्मी सुनकर मान लिया। हमारे पहचान के किन्हीं और घरों में, किसी के पुराने पारिवारिक एल्बमों में कोई पहली मम्मी नहीं थी, बस हमारे यहाँ थी। एक पापा के साथ, जो उस जमाने में नए शादीशुदा जोड़े की होती ही थी। पापा मम्मी की भी थी और एक अकेली की भी थी, जिन्हें हम एल्बम में देख सहज ही पहली मम्मी के रूप में पहचानते थे। अब वो भूत हैं और कभी प्रकट भी हो सकती हैं, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एल्बम देखते हुए तो कभी नहीं लगा था कि वो कभी किसी को डरा भी सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और आत्मीय चेहरा था उनका। तस्वीर में वो पापा की तरफ हल्का सा सर झुकाए नाजुक और खूबसूरत लगती थीं।
यूं तो कितने भूत चुड़ैलों के किस्से सुन रखे थे हमने। गांव कभी कभार जाते थे तो वहां भी कोई न कोई बताता ही था। एक किस्सा अक्सर कहाँ सुना जाता। एक बार गांव में किसी की शादी थी। सारे पुरुष बारात में चले गए थे। सिर्फ स्त्रियां और छोटे बच्चे ही घर में रह गए थे। जिस घर से बारात जाती थी, विवाह वाले दिन उनके घर में रात भर जागरण होता था। जलुआ नामक एक स्वांग खेल रचा जाता था, पर उसमें अभी देर थी। कुछ औरतें रसोई में जुटी थी और कुछ बड़ी उम्र की स्त्रियां बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी गपशप में लगी थीं। घर में कोई मर्द नहीं था। ऐसे में डाका पड़ने का डर रहता है। रात भर जागकर स्वांग भर नाटक खेलना, शायद ये परंपरा इसी वजह से बनी हो। कुछ नई आई दुल्हनें तो जानती भी नहीं थी कि जिस घर में वो ब्याह के आई थीं, वो घर बाहर से कैसा दिखता था। पुरुषों के रहते औरतों का बाहर निकलना वर्जित सा था। कुछ अपने पतियों के साथ बाहर शहरों में रहती थी। वो भी जब तीज त्योहार या शादी ब्याह में गांव आती तो गांव की सरहद दिखते ही शहरों में उल्टा पल्लू और स्लीवलेस ब्लाउज पहन के पतियों के साथ पार्टी में जाने वाली पढ़ी लिखी बहुएं भी एक हाथ का घूंघट कर लेती थी और दरवाजे पर बैठे तमाम चचेरे ततेरे ससुर भसुर की तरफ देखे बिना घर के अंदर धीरे से प्रविष्ट हो जाती थीं, हवा की तरह बेआवाज। फिर जिस दिन वापस जाना होता उसी दिन बाहर आती। आज उन्हें भी इस घर को बाहर से देखने का शुभ अवसर मिल गया था। उस दिन शाम का झुरमुटा था। परिवार की बुजुर्ग महिलाएं बाहर बैठी थीं। एक माधवपुर वाली बड़ी अम्मा घर में सबसे दबंग मानी जाती थी। वो हाथ में लाठी लेकर बाहर बैठी थी। ये सब औरतें लंबे बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। दुनियादारी परिवारदारी की बातें कर रही थीं। सामने बड़ा सा अहाता था। दाईं ओर 2 मंजिला मकान था, जिसमें नीचे का हिस्सा गाय गोरू के चारा भूसा से भरा रहता। ऊपर 2 कमरे और लैट्रिन बाथरूम बने थे, जिनमें किसी भी परिवार में आने वाले मेहमान ठहराए जाते थे। जिसके भी दामाद आते या बेटी के ससुराल से कोई आता है तो वो इन कमरों में रुकता था। सामने खपरेल के 4-5 कमरे पुराने से बने हुए थे। वहां पर गाय बांधी जाती थी और 3-4 लाइन से नाद थी, जिसमें पशुओं के लिए सानी पानी का इंतजाम हुआ था। पशु सानी पानी पाकर आराम से बैठे रंभा रहे थे। गोधूली का समय था। तभी गौशाला के पास वाली झाड़ियों में 3 औरतें दिखी। सफेद साड़ी पहने हुए वे आपस में कुछ मिनमिनाते हुए बातें कर रही थीं। एकदम से माधवपुर वाली बड़ी अम्मा का ध्यान उनकी तरफ गया। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ देर तक हुए औरतें वहीं पर जमी रहीं तो उन्होंने कड़क का पूछा, कौन है वहां? किसके घर की हो? कुछ देर को हलचल और मिनमिनाहट शांत हो गई। थोड़ी देर में फिर मिनमिनाहट शुरू। अब की बड़ी अम्मा ने लाठी को जोर से जमीन पर फटकारा। कौन है रे? भाग यहां से, नहीं तो चुरकी काट यही गाड़ दे। सब मालूम है कि तुम कौन हो। तुम सोची हम डर जाएंगे? एकदम से वो तीनों औरतें अंतर्ध्यान हो गई। बड़ी अम्मा और उनके साथ बैठी सभी औरतें अंदर आ गई। अंदर आकर आपस में बोलने लगी कि वो चुड़ैलें थीं, जो अगर बड़ी अम्मा दबंगई ना दिखाती तो जरूर वे धर लेती किसी न किसी को। फिर बड़ी अम्मा लगी बताने, हम तो देखते जान गए थे कि वो चुड़ैल है। जमीन से देखो, 2 फीट ऊपर चल रही थी सब। चुड़ैलें अपनी चोटी के बाल काटने को लेकर बहुत डरती हैं। जिनके पास उनके बाल हुए ना, उनकी वो जीवन भर गुलामी करती। ये किस्सा बहुत दिनों तक घर का सबसे ज्यादा बताया जाने वाला किस्सा बना रहा। एक से दूसरे मुंह तक पहुंचने पर इस किस्से का वजन बहुत बढ़ गया था। बड़की अम्मा हमारे लिए भूत पिशाच से
निजात दिलाने वाले हनुमान जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थीं। इतनी कड़क थी बड़ी अम्मा कि उनसे तो बड़े बड़े लोग डरते थे। उन्होंने तो एक समय घर में सेंध मारकर घुसे चोरों तक को डंडा लेकर भगा दिया था। वो कई मर्दों पर भारी पड़ती थीं। बड़ी अम्मा दूसरे चाचा जी की पत्नी थी, वो भी दूसरी। चाचा जी के पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने इनसे शादी कर ली थी। एक किस्सा पापा भी सुनाते थे कभी कभार, जब कभी भी मूड में होते थे या एक आध पैक घुटके होते। किस्सा उनके बबुआ यानी पिताजी ने उन्हें सुनाया था। बबुआ के सबसे छोटे बेटे थे पापा, और छुटपन में अपने बबुआ की खटिया पर उनके साथ ही सोते थे। बबुआ आदत के मुताबिक उन्हें रोज एक कहानी सुनाते थे। उन्हीं कहानियों में थी बबुआ के भूत से मुलाकात की सच्ची कहानी। जाड़े की सुबह उनके बबुआ और एक पट्टीदारी में के और चाचा जी दोनों लोगों ने खेत में पानी चलाने जाने का सोचा था। बबुआ भोर में 4 बजे उठकर खेत चल दिए। खेत पर पहुंचे तो देखा रामाधार कुएं से पानी निकाल निकाल कर खेत भरे पड़े हैं। खेत पानी से लबालब भरे हुए थे। सड़क से चिल्लाकर बोले, का हो मर्दवा, तनी रुक गईल होत, अकेल ही सब खेत भर दिहल। कहकर वो वही सड़क के किनारे एक पेड़ से टिककर बीड़ी सुलगाने लगे। दूर ट्यूबवेल पर उन्हें अपने दोस्त भी दिखे बीड़ी सुलगाते हुए। अभी पौ नहीं फटा था, ठंडी के दिन थे, अंधेरा और कोहरा। तभी दूसरी ओर गांव के रास्ते से उन्हें कोई आता दिखा। काहो नागेश्वर भाई, बड़ी देर से आइल हवा का, नींदवे नहीं खुला हमारा। बाबा तो सन्नीपात के हालत में, जब रामाधार इधर से आ रहे हैं तो ट्यूबवेल पर कौन है? झटके से सिर घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर खेत में पानी भरा हुआ था। उनके देह में झुनझुनी दौड़ गई। ये किस्सा भी कई बार कई तरह से कहा बताया गया, पर ये सब हम लोगों के सामने किस्से के रूप में ही आया, सच के रूप में नहीं। हम इसे सुनते थे, डरते थे, मन ही मन हनुमान चालीसा जपते थे और कई दिनों तक अकेले कमरे में जाने से कतराते थे। पर कभी किसी भूत के साक्षात्कार का अवसर नहीं हो पाया था। पर अब सचमुच का भूत था। पापा बड़बड़ा रहे थे, बेकार की बात है सब, कोई भूत नहीं होता। पर मम्मी तो डर से बेहाल थीं। दूसरी बात ये भी थी कि अचानक से उन्होंने चाचा जी और उनके परिवार वालों के चेहरे पर अपने लिए और हमारे परिवार के लिए एक शिकायती टोन देख लिया था। जैसे पहली मम्मी के भूत को हम लोगों ने या पापा मम्मी ने ही कहा हो कि जाकर चाची जी को पकड़ ले। जैसे हमने भूत को पाला हो और अब उन पर छोड़ दिया हो। पापा के अपने तर्क थे, वो तो सिद्धार्थनगर में मरी थी मेरी नौकरी पर, फिर कब गांव चली गई और अब तक कहाँ थी? अब तक क्यों नहीं किसी को दिखी? उधर चाची जी के सर से भूत उतारने के उपाय हो रहे थे। कोई मौलवी आया था, मम्मी रोज ही जाती थी। बेवजह के अपराध बोध ने ग्रासित कर लिया था उन्हें। झाड़ फूंक हो रहा था। मम्मी जब लौट कर आई तो हवाइयां उड़ रही थी उनके चेहरे पर। आप तो मान नहीं रहे, हम अपनी आंख से देख कर आ रहे हैं। आप ही बताइए, गुड्डी की मम्मी अंग्रेजी कैसे बोलने लगी भला? 5वीं पास है गांव के स्कूल से, खड़ी बोली भी ठीक से नहीं बोल सकती। मम्मी बहुत परेशान थी, पर पापा अब भी मानने को तैयार नहीं कि उनकी पहली पत्नी का भूत किसी पर आ सकता है। मम्मी कहे जा रही थी, हम देखे कैसे उनकी आवाज बदल गई थी, अंग्रेजी में सबको डपट रही थी। मम्मी की बातें सुनकर हम डर से सिटपिटा गए थे। पहली मम्मी के बारे में हमें तो इतना पता था कि वो अंग्रेजी में एमए कर रही थी जब जलकर मरी। पापा के मुंह से तो कभी उनका जिक्र भी नहीं सुना था हमने। हाँ, मम्मी कभी कभार बताती थी पहल की जनी के बारे में। कहानी सिर्फ इतनी थी कि पापा ऑफिस गए थे और पहली मम्मी स्टोव पर खाना बना रही थी।
हवा भरते वक्त स्टोव फट जाने से नायलॉन की साड़ी में आग पकड़ ली थी और उस समय वो प्रेग्नेंट थी। पापा तो उन्हें देखते ही बेहोश हो गए थे। शहर के अस्पताल में एडमिट रही। हफ्ते भर जीवन से संघर्ष किया उन्होंने। पुलिस के सामने बयान भी हुआ था। मरी हुई बच्ची पैदा हुई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस बात को लगभग 18 वर्ष हो गए थे। मम्मी कहे जा रही थी, पहल के जानी ही है, आपका नाम लेकर कह रही थी, वो हमको भूल गया, कभी याद नहीं करता। अब पापा झल्ला गए। हाँ, वही जानती हैं कि हम उनको भूल गए। मैंने चौंक कर देखा था। ये कहते हुए पापा की आवाज भले झल्लाहट भरी हो गई थी, पर चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह क्षणिक रूप से आकर मिट गए थे। आखिरकार मम्मी पापा को चाची जी के यहाँ जाने पर राजी कर पाई और पापा भी गए उनके साथ। एक उत्सुकता तो उनके भी भीतर उग गई थी। उत्सुकता तो हम सब के भीतर भी थी। हमने कभी आमने सामने भूत जो नहीं देखा था। हम कहते रह गए साथ जाने को, पर मम्मी राजी नहीं हुई। रात भर डरोगी लड़की। पापा मम्मी जब चाची जी को देखकर आए तो पापा सोच में डूबे थे और मम्मी स्वगत बोल रही थी टुकड़ों में। आ गया ना विश्वास। आखिर सोचो उनको अंग्रेजी कैसे आएगी। पापा मम्मी को देखकर चाची जी कुछ देर बकझक करती रहीं। पापा की तरफ उंगली दिखाकर लाल आंखों से देखते हुए धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगी। ऐसी अंग्रेजी वहां किसी को नहीं आती थी, सिर्फ पापा ही समझते थे उतनी अंग्रेजी। कुछ देर ऐसे ही बकझक करने के बाद चाची जी सो गई थीं। जो मौलवी आए थे झारने, उनका कहना था कि असामान्य मृत्यु हुई थी, इसलिए मुक्ति नहीं मिली। पर पापा बार बार कहते, आखिर अब तक वो कहाँ थी? कभी सपने में भी आकर नहीं तंग किया, अब इतने वर्ष बाद। वो पवित्र आत्मा थी साहब, इसलिए परेशान नहीं करती। मौलवी ने बताया, बस अपनी उपस्थिति महसूस कराने आ गई। आप भूल गए उन्हें, उनके साथ बिताए समय को। आत्मा में भी दिल होता है। पापा ने फिर कहा, वही जानती हैं कि मैं उन्हें भूल गया? वो कुछ नहीं जानती। कुछ भी नहीं। मम्मी ने आगे बढ़कर कहा था, कोई उपाय बताइए आप। ये तो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे बताइए, मैं करूंगी। कुछ खास नहीं, मौलवी ने बताया। बस साल में इनके नाम पर सुहागिन औरत को कपड़ा सिंगार का सामान दान दे दिया करिए और पूजा में इनकी तस्वीर रखकर 2 अगरबत्तियां जला दिया करो और मन में प्रार्थना कर लिया करो कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, परेशान न करे। मम्मी ने वैसा ही किया, पर पापा ने कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे चाची जी ठीक होने लगी। एकदम सामान्य होने में उन्हें महीना भर लगा। हमारे और उनके परिवारों के बीच फिर पहले जैसी आत्मीयता लौट आई। पर पापा अब भी कभी उन बातों का जिक्र होने पर यही बड़बड़ाते हैं, सब बकवास है, वही जानती है कि हम उन्हें भूल गए। वो कुछ नहीं जानती।